नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष में आज हम हिंदी साहित्य में जो है छायावाद के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए, आधुनिक काल का जो तीसरा महत्वपूर्ण काल है अपने उसको छायावाद के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं छायावाद के समय सीमा की बात करते हैं। तो छायावाद की जो समय सीमा है 1918 से 1936 तक मानी जाती है। देखिए, इसमें दो तीन तरीके की बातें हैं। कई विद्वानों ने छायावाद का जो समय है वो 1920 से 1938 भी बताया है। कारण क्या है कि 1920 तक उन्होंने द्विवेदी काल को माना है और द्विवेदी काल के बाद में जो छायावाद है इसका समय 1920 से प्रारंभ माना है। दूसरी तरफ 1938 तक जो है इसका अंतिम इसकी जो समय सीमा बताई है। लेकिन अगर सही समय सटीक समय की अगर हम बात करें तो वो है 1918 से 1936 तक। कारण इसके पीछे ये है, तर्क इसके पीछे ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो समय बताया है वो छायावाद का 1918 से ही माना है, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं और वो बिल्कुल सही है। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी की कविता है जूही की कली। जूही की कली जो निराला की रचना है ये प्रकाशित हुई थी आपके 1916 में, जो छायावादी रचना मानी जाती है। निराला की पहली छायावादी रचना कौन सी है? जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। फिर बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। जयशंकर प्रसाद की जो रचना है झरना, ये उनकी पहली छायावादी रचना मानी जाती है जो प्रकाशित हुई थी 1918 में। फिर तीसरे इसके जो महत्वपूर्ण कवि है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उच्छ्वास और पल्लव। इस पल्लव के भी कुछ जो पद है वो प्रकाशित हुए थे आपके 1920 में। तो छायावाद के चार जो प्रमुख कवि है प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा अर्थात महादेवी वर्मा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1916 में जूही की कली निराला की जो काव्य रचना है वो प्रकाशित हुई छायावादी। 1918 में झरना जो छायावादी रचना है जयशंकर प्रसाद की ये प्रकाशित हुई। 1920 में उच्छ्वास और पल्लव के कुछ पद जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है वो 1920 में प्रकाशित हुए। तो इन रचनाओं के आधार पर जो छायावाद का बिल्कुल सही सटीक समय माना जाता है वो इसका प्रारंभ काल है 1918, जो एक दृष्टि से हम इन रचनाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि पूर्णतः सही है। ये जो पल्लव रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, ये छायावाद का मैनिफेस्टो अर्थात उसका घोषणा पत्र माना जाता है। आपको ये जानना है इसमें कि छायावाद का घोषणा पत्र कौन सा काव्य ग्रंथ है, तो आपको याद रखना है वो काव्य ग्रंथ है पल्लव। किसने लिखा? सुमित्रा नंदन पंत ने। अब बात करते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात और बताई है छायावाद के बारे में। उन्होंने छायावाद का जो जनक है वो छायावाद का जनक उन्होंने बताया है मुकुटधर पांडे को। याद रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किसको बताया? वो है मुकुटधर पांडे। छायावाद का जनक आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है मुकुटधर पांडे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले जो छायावाद शब्द है वो देन मानी जाती है मुकुटधर पांडे की। मुकुटधर पांडे ने सबसे पहले छायावाद शब्द का प्रयोग किया, इसीलिए हम ये मानते हैं कि छायावाद का जो जनक है वो मुकुटधर पांडे है। अब इसमें बात करते हैं कि छायावाद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, छायावाद जो शब्द है इसका अर्थ मानते थे अस्पष्ट, अर्थात पहले जो कविताएं अस्पष्ट थी, अधूरी थी,
उनमें कोई न कोई कमी थी, ऐसी रचनाओं को जो है वो छायावाद नाम दिया जाता था। लेकिन कालांतर में 1918 से 1936 तक जो रचनाएं लिखी गई, ये छायावाद शब्द इतना रूढ़, इतना प्रचलित हो गया कि यही अपने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का तीसरा प्रमुख उपभाग बन गया। तो छायावाद शब्द का अर्थ क्या होगा? अस्पष्ट या अस्पष्ट रचनाएं जिनमें कोई अधूरापन था, उन रचनाओं को जो है वो छायावाद के नाम से जाना जाता था। अब इस छायावाद में जो है 4 मुख्य कवि हैं जिन्होंने जो है वो अपनी रचनाएं जो है वो छायावाद में लिखी है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं। सबसे पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है सुमित्रा नंदन पंत और चौथी इसमें कवित्री है महादेवी वर्मा। सबसे ज़्यादा जो छायावाद में जो रचनाएं लिखी है इन्हीं 4 कवियों ने लिखी है और ये छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं। छायावाद की ये जो चौकड़ी है, इसी ने छायावादी जो काव्य है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया और इस समय में 1918 से 1936 के काल में जो है वो अपनी रचनाएं लिखी थी। कवियों से संबंधित, उनकी रचनाओं से संबंधित बातचीत बाद में करेंगे। पहले इसके समय की बात कि 1918 से 1936 छायावाद शब्द किसकी देन है? मुकुटधर पांडे की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का जनक किससे माना? तो आपको याद रखना है मुकुटधर पांडे को। तीसरा इसमें ये ध्यान रखना है कि छायावाद शब्द का अर्थ क्या है? तो छायावाद शब्द का अर्थ है अस्पष्ट रचनाएं, अस्पष्ट रचनाएं। इसके अलावा ये आपको मैंने 3 बातें इसमें रचनाओं के बारे में बताई थी। 1916 में प्रकाशित हुई अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना जूही की कली, जो उनकी पहली छायावादी रचना मानी जाती है। उनसे पहले जो निराला ने रचनाएं लिखी थी वो छायावाद में शामिल नहीं की जाती है, बल्कि द्विवेदी काल में थी। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो उनकी पहली छायावादी रचना है झरना, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। 1918 से पहले जयशंकर प्रसाद ने जो रचनाएं लिखी वो भी द्विवेदी काल की थी। और सुमित्रा नंदन पंत की अगर छायावादी प्रथम रचना की बात करें तो वो है उच्छ्वास और पल्लव के कुछ पद, जो प्रकाशित हुए थे 1920 में। अब बात करते हैं छायावाद की परिभाषा की। विद्वानों ने छायावाद को लेकर अलग अलग जो विचार या मत है वो प्रस्तुत किए हैं। सबसे पहले इसमें बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की परिभाषा दी है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। याद रखना है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या बताया? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। किसको बताया? छायावाद को, क्योंकि छायावादी काव्य में छोटी छोटी जो बातें हैं, सूक्ष्म जो तथ्य है, उनको लेकर जो है वो कविता लिखी गई है। कारण ये है कि द्विवेदी युग में बहुत व्यापक रूप में कविताएं लिखी गई थी, उनका वर्ण विषय काफ़ी व्यापक था। उनसे उबकर छायावादी कवियों ने जो है वो सूक्ष्म रचनाएं, सूक्ष्म बिंदुओं पर अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र ने बताया है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। फिर बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा, इन्होंने छायावाद की परिभाषा दी है कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे तो वही छायावाद की सृष्टि है। ये परिभाषा किसने दी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगे तो वही छायावाद है। फिर छायावादी जो कवित्री है महादेवी वर्मा, उनकी परिभाषा की बात करते हैं। महादेवी वर्मा ने कहा है कि छायावाद सर्वात्मवाद है। छायावाद सर्वात्मवाद है। ये बात किसने बताई? महादेवी वर्मा ने। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को
रहस्यवाद माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या बताया? रहस्यवाद। और वास्तव में ही अगर देखा जाए तो इसकी काव्यगत विशेषताएं हम देखेंगे तो ये बात निश्चित रूप से सामने आती है कि पूरा जो छायावाद है वो रहस्यवाद है। इसमें कोई न कोई राज, कोई न कोई तथ्य ऐसा छिपा हुआ सा प्रतीत होता है, जो बात प्रत्यक्ष में कवि कुछ और कहना चाहते हैं और अप्रत्यक्ष में उसका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। ऐसा आपका काव्य है छायावाद। और एक बात आपको और समझनी है कि अगर बात ये आए कि हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि कौन है, तो आपको ध्यान रखना है कि भक्ति काल में जो निर्गुण भक्ति के प्रवर्तक है कबीर दास, उनको हिंदी का पहला रहस्यवादी कवि माना जाता है। और अगर ये बात आए कि कौन से काव्य को रहस्यवादी काव्य कहा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि छायावादी काव्य को रहस्यवादी काव्य कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे तथ्य, बहुत सारी बातें जो है वो छिपी हुई है। वो प्रत्यक्ष में कुछ बात बोलते हैं, अप्रत्यक्ष में उनकी बात कुछ अलग निकलती है। मूर्त रूप में बात कुछ अलग होती है, अमूर्त रूप में उनकी जो बातें हैं वो कुछ अलग ही सामने आती है। ऐसा अपना हिंदी का काव्य है छायावाद, जिसके 4 कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से जो है अलग अलग बातें इसमें प्रस्तुत की है। अब अगर एक ही परिभाषा की बात आए या ये बात आए कि छायावाद क्या है, तो उसमें ये बताना है कि वह काव्य जिसमें सूक्ष्म तथ्य, रहस्यवादी प्रवृत्ति, अदृश्य सत्ता, अलौकिक ईश्वर, इन सभी के बारे में जिस काव्य में वर्णन किया गया है उससे छायावाद के नाम से जाना जाता है। अर्थात अदृश्य बातें, लौकिक नहीं, इसमें जो बातें बताई गई है अलौकिक बातें हैं। इसमें जो बातें बताई गई है वो व्यापक रूप में नहीं, बल्कि इसमें जो बातें बताई गई है वो छोटे रूप में है, सूक्ष्म रूप में है। तो ये एक सर्वमान्य परिभाषा होगी आपकी छायावाद की। और अलग अलग विद्वानों के आपने डॉक्टर नागेंद्र के बारे में जाना, रामकुमार वर्मा के बारे में जाना, महादेवी वर्मा, और इसके अलावा अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी है जो है वो छायावाद को परिभाषित किया है। अब बात करते हैं इसकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में कि छायावाद की प्रमुख काव्यगत विशेषताएं, प्रवृत्तियां क्या है। पहला बिंदु है आत्माभिव्यक्ति या आत्मव्यंजन। इसमें यह है कि छायावादी कवियों ने अपनी आत्मा के, अपने मन के जो विचार है वो काव्य के माध्यम से प्रकट किए हैं। उनके अंतर्मन में छिपी हुई जो कमियां हैं उनको भी उजागर किया है। उनके मन में जो लौकिक से अलौकिक की ओर जाने की जो प्रवृत्ति है उसको उन्होंने छायावादी कविताओं के माध्यम से जो है वो प्रस्तुत किया है। और इस आत्मा अभिव्यक्ति में सबसे बड़ा रूप हम वेदना के रूप में जो जानते हैं, सबसे बड़ा रूप हम वेदना के रूप में जो जानते हैं वो है आपके महादेवी वर्मा का, जिन्होंने अपने मन की विचारधारा को, अपने अलौकिक की प्रेम की प्रवृत्ति को जो है वो छायावाद के माध्यम से उजागर किया है। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता लिखी है छायावाद में, राम की शक्ति पूजा, जो उनकी काफ़ी प्रसिद्ध कविता मानी जाती है, उनकी काफ़ी लंबी कविताओं में से एक है। सूर्यकांत त्रिपाठी की राम की शक्ति पूजा केवल स्वयं की लंबी कविता नहीं है, बल्कि हिंदी की सबसे लंबी कविताओं में से एक मानी जाती है, जिसमें उन्होंने अपने उपेक्षित जीवन की जो पीड़ाएं हैं उनको उजागर किया है। उन्होंने राम के माध्यम से स्वयं के जीवन को दिखारा है, स्वयं के जीवन की जो पीड़ाएं हैं उनको बताया है। जयशंकर प्रसाद की अगर बात करेंगे तो उन्होंने भी अपने निजी जीवन के जो दुख है उन्होंने कविताओं के माध्यम से उजागर किया है। और प्रकृति प्रेमी जो कवि अपने सुमित्रा नंदन पंत है, उन्होंने भी अपने मन के उद्गार अभिव्यक्त किए हैं छायावादी काव्य पे। सौंदर्य चित्रण, ये छायावाद की मूल विशेषता हम बता सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस सौंदर्य का चित्रण किया है उसमें कहीं भी अश्लीलता नहीं है। इन्होंने जिस सौंदर्य का चित्रण किया है वो
अशरीरी है, मतलब उन्होंने किसी शारीरिक सुंदरता का वर्णन नहीं करके एक निराकार, एक अदृश्य शक्ति, एक अदृश्य संसार, उससे संबंधित जो सौंदर्य है उस सौंदर्य का उन्होंने चित्रण किया है। महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में ठीक ऐसी ही अलौकिक सत्ता और सुंदरता का जो है, अलौकिक अपने प्रियतम का उन्होंने, उसकी सुंदरता का उन्होंने वर्णन किया है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत जो आजीवन अविवाहित रहे थे, उन्होंने अपनी अज्ञात, अदृश्य, अलौकिक प्रिया के प्रति जो है वो एक प्रेम भावना इन्होंने प्रकट की थी, उसके सौंदर्य का चित्रण किया था। फिर है श्रृंगार निरूपण। इसमें भी हम ये बताएंगे कि रीतिकालीन काव्य में जो श्रृंगार की अश्लीलता थी वो छायावाद में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। इन्होंने जिस सुंदरता का वर्णन किया है वो सुंदरता प्रत्यक्ष कम, और अभी आपको जैसे बताया था अप्रत्यक्ष ज़्यादा है। उस श्रृंगार का उन्होंने अलौकिक रूप में जो है उस श्रृंगार का वर्णन किया है। फिर है नारी भावना। तो छायावादी कवियों में नारी भावना के अंतर्गत सबसे ज़्यादा आपके वर्णन किया है सुमित्रा नंदन पंत ने, जिसने नारी को माँ तुल्य, बहन तुल्य और अपनी सहयोगी के रूप में भी जो दर्शाया है, उसके प्रति एक आदर का भाव है। उन्होंने बताया है कि नारी जो है वो इस संसार की सबसे पूजनीय जो है वो शब्द है, सबसे पूजनीय जो है वो स्थिति में हमें उसको देखना चाहिए। ऐसी शुद्ध जो विचारधारा है वो नारी के प्रति जो है आपके छायावादी युग में देखने को मिलती है। फिर है रहस्य भावना। अभी आपको बताया था कि छायावाद में रहस्यवादी प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा है कि कई आलोचकों ने छायावाद को क्या नाम दिया है, रहस्यवाद। आपको ध्यान रखना है कि कई आलोचकों ने छायावाद को नाम क्या दिया है, रहस्यवाद, क्योंकि इसमें जो कविताएं आई है वो सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में अलग अलग वर्णन करने वाली है। उसमें छिपी हुई बहुत सारी बातें हैं, उसमें छिपे हुए बहुत सारे तथ्य हैं जिनको वो एक सांकेतिक भाषा के माध्यम से छायावादी कवियों ने जो है वो प्रस्तुत किया है। इसलिए छायावाद हिंदी का रहस्यवाद है जो दृश्य रूप में है, उसके अलावा अदृश्य रूप में जो चीज़ें हैं उनको छायावादी कवियों ने हमारे सामने लाने का कार्य किया है। फिर अगला बिंदु है प्रकृति चित्रण। ये हर काल हर समय की एक काव्यगत विशेषता मानी जाती है। छायावाद में प्रकृति को सबसे ज़्यादा आलंबन और उद्दीपन रूप में चित्रित किया है, उसको आलंकारिक रूप में भी दिखाया गया है, कहीं उसको उपदेशात्मक रूप में बताया कि प्रकृति बहुत कुछ हमें सिखा रही है। इसके अलावा छायावादी काव्य में प्रकृति को जो है वो मानवीकरण रूप में भी दिखाया है। प्रकृति को मनुष्य के रूप में हंसते, गाते, खेलते, रोते, खाते हुए भी उसको दिखाया गया है कि ठीक जैसी गतिविधियाँ एक मानव करता है वैसी गतिविधियाँ उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से प्रकृति के द्वारा दिखाने का प्रयास किया है। ये सारी बातें प्रकृति चित्रण में काव्य के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है। फिर है दुख और वेदना का चित्रण। इसमें सबसे अधिक बात करेंगे तो दुख भरी जो कविताएं लिखी है वो लिखी है आपके महादेवी वर्मा ने। उनकी कविता बहुत ज़्यादा दुख का पर्याय है जो बहुत प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मैं दुख भरी बदली हूँ, मैं दुख भरी बदली हूँ, जो हमेशा दुख के रूप में जो है वो बरसती रहती है। ये कविता है आपके महादेवी वर्मा की, जिसमें उन्होंने अपने निजी दुखों को, अपने आंतरिक मन की जो पीड़ाएं हैं उनको कविता के माध्यम से उजागर करने का कार्य किया है। इसके अलावा अन्य कवियों की बात करेंगे तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी ऐसे है जिनके जीवन में एक के बाद एक अनेक दुख आते रहे। पहले बचपन में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई, फिर उनकी एकमात्र जो बेटी थी सरोज, उसकी मृत्यु हो गई, और उनके जो पुत्र बच्चे उन्होंने उनको उपेक्षित कर दिया। पिता की तरफ उन्होंने कभी
अपने पिता की तरफ ध्यान ही नहीं दिया निराला के बेटे ने। तो इस प्रकार से जो निराला है वो अपने जीवन के अंत समय में पागलपन की स्थिति में यही कारण था पहुंचने का कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे दुख झेले थे। अभी आपको बात बताया था कि निराला की पुत्री का नाम था सरोज। अपनी बेटी को आधार बनाकर उन्होंने एक रचना लिखी थी, सरोज स्मृति। सरोज स्मृति ये एक ऐसी कविता है जो हिंदी की सबसे बड़ी दुख भरी रचना या शोक गीत के रूप में जाना जाता है। अगर बात आए कि हिंदी की सबसे बड़ी शोक भरी कविता कौन सी है या हिंदी का शोक गीत कौन सा है, तो वो है सरोज स्मृति। एक इसमें यह भी है कि हिंदी का प्रथम शोक गीत कौन सा है, वो है सरोज स्मृति, जिसमें निराला ने अपने पुत्री को याद करके उसकी मृत्यु के बाद में एक दुख भरी जो कविता लिखी है। ये काफ़ी बड़ी कविता है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक के पूरे घटनाक्रम को चित्रित करने का प्रयास किया है। एक पिता के मन की जो पीड़ा है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने सरोज स्मृति शोक गीत के माध्यम से उजागर की है। तो ये विशेषताएं दुख और वेदना की है। आपकी जयशंकर प्रसाद की अगर बात करें तो उनके माता पिता की मृत्यु भी बचपन में हो गई थी, इसलिए पारिवारिक जो जिम्मेदारियां हैं वो जयशंकर प्रसाद पे भी जो है वो बचपन में ही आ गई थी। सुमित्रा नंदन पंत तो ऐसा है कि जन्म के कुछ घंटों बाद में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। यही कारण है कि प्रकृति से सबसे अधिक उन्होंने लगाव रखा था और प्रकृति को ही सुमित्रा नंदन पंत ने माँ तुल्य माना था, क्योंकि उनका जन्म स्थान ही एक ऐसा है जो प्रकृति का साक्षात सजीव रूप है। उनका जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां चारों तरफ पहाड़ों पर जो है वो हरियाली फैली हुई थी, इसलिए एकांत प्रिय रहते थे और एकांत प्रिय रहकर अपने मन के जो दुख थे उनको उजागर करते थे। शैलीगत विशेषताओं की बात अगर करें तो इसमें छायावादी काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी सर्वाधिक हुआ है। भाषा केवल इनकी एक रही है, खड़ी बोली हिंदी। सभी कवियों ने जो है वो खड़ी बोली हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी है। छंद दृष्टि से भी इसमें विविधता देखी जा सकती है। ये सारी बातें अपने शैलीगत या भाषागत विशेषता में हम बता सकते हैं। तो ये था अपने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का तीसरा उपभाग छायावाद, जिसमें हमने छायावाद के काल समय के बारे में पढ़ा, समय सीमा के बारे में पढ़ा, छायावाद शब्द का शाब्दिक अर्थ जाना, प्रथम छायावादी रचनाएं कौन सी थी उनके बारे में जाना, छायावाद का जनक कौन है उसके बारे में, और अंत में छायावाद के प्रमुख काव्यगत विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब इसी बिंदु पे अगली हमारी जो कक्षा होगी उसमें हम बात करेंगे छायावाद के प्रमुख कवि, जो अपने चार है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। इन सब का जो अध्ययन है वो आपको अगली कक्षा में करवाएंगे।